शाजिया ने एसपी को रिवॉल्वर की जद में ले रखा था। इससे पहले गालिबन दस्त बदस्त लड़ाई में उसने एसपी को निहत्था कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर एसपी की गर्दन दबोची और उसे गाड़ी की तरफ धकेला। एसपी ने घुटी घुटी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मगर उसके लहजे में अब भी वही तहक्कुम था। मैंने राइफल शाने से टिकाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गुर्रा कर कहा, सीधी तरह और खामोशी से हमारे साथ चलो, बहस का वक्त नहीं है हमारे पास। अब अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मेरी राइफल से एक गोली निकलेगी। इस दौरान में फिर उठा फटक की आवाज आई और एकदम खामोशी छा गई। दूसरे ही लम्हे झाड़ियों से नजीर बरामद हुआ और बोला, आपने ड्राइवर को फरामोश कर दिया। वो कमबख्त भी मुसल्ला था और इन झाड़ियों में छुपकर आपका निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे हलाक तो नहीं किया मगर फौरी तौर पर बेहोश कर दिया है। मुमकिन है बाद में मर ही जाए क्योंकि चोट उसकी कनपटी पर लगी है। मैंने एसपी को गाड़ी में यूं ठूंसा जैसे सुजुकी में चावल और दाल की बोरी थोड़ी सी जगह में फिट की जाती है। मैंने नजीर को स्टीयरिंग संभालने की हिदायत की और शाजिया को भी पिछली नशिस्त पर बिठा दिया। एसपी हम दोनों के दरमियान सैंडविच बना हुआ था। एसपी ने कहा, तुम लोग जो कोई भी हो बहुत पछताओगे। मैंने फिर जन्नाटे का एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। कहा, अगर अब जबान चली तो ये खूंखार लड़की तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगी। शाजिया ने रिवॉल्वर निकालकर एसपी के पेट पर उसकी नाली चुभ होती और सफाक लहजे में बोली, तुमने देख ही लिया है कि ये रिवॉल्वर बेआवाज चलता है। तुम्हारा ये मटका भी लम्हों में टुकड़े होकर बिखर जाएगा। शाजिया ने दूसरे हाथ से उसका पेट मटके की तरह बजाया। मैंने राइफल फोल्ड करके दोबारा ब्रीफकेस में रख ली। मैं तो पूरी तैयारी से आया था, जैसे कोई शिकारी शेर के शिकार के लिए निकलता है, मगर वो एसपी तो खरगोश की तरह हमारे कब्जे में आ गया था। हमें न ज्यादा फायरिंग की जरूरत पड़ी थी न दस्ती बमों की। मेरे ब्रीफकेस में दस्ती बम भी मौजूद थे और स्मोक बम भी। ये महज हमारी खुशकिस्मती थी, वरना एसपी अगर एक मर्तबा अपने बंगले में दाखिल हो जाता तो फिर उसे अगवा करना बहुत मुश्किल होता। पहले तो उसके जाती गार्ड्स मज़ाहमत करते, फिर वो टेलीफोन या वायरलेस पर पुलिस की मजीद कुमक भी तलब कर सकता था। मेरी हिदायत पर नजीर बहुत इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहा था ताकि हमें कोई ट्रैफिक सार्जेंट न रोके। एक जगह पुलिस की एक मोबाइल मामूल की चेकिंग कर रही थी। मोबाइल देखकर शाजिया घबरा गई क्योंकि वो लोग हर गाड़ी को रोककर उसके ड्राइवर से पूछगिछ कर रहे थे। इस मौके पर अगर एसपी एक लफ्ज भी जबान से निकालता तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता। मैंने शाजिया से रिवॉल्वर ले लिया और सफाक लहजे में एसपी से कहा, आगे पुलिस चेकिंग कर रही है, तुम्हारी जबान से कोई फालतू जुमला निकला तो तुम्हारे पेट में सुराख कर दूंगा। हम तो यूं भी अपनी जान से बेजार हैं, मगर तुम शायद अभी मरना पसंद नहीं करोगे। खामोश रहोगे तो जिंदा रहोगे, अगर मरना हो तो पुलिस वालों को अपनी बिपता सुना देना। मेरे लहजे में ऐसी सफाकी थी कि एसपी झुरझुरी लेकर रह गया। सड़क के किनारे वो मोबाइल खड़ी थी। उसकी छत पर नीली रोशनी वाली लाइट गर्दिश कर रही थी। उससे कुछ फासले पर सड़क के दरमियान में सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल्स के साथ खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो टॉर्च ही के इशारे से रोकने को कह रहा था। नजीर ने उसके इशारे पर गाड़ी रोक दी और खिड़की से सर बाहर निकाला और काट खाने वाले लहजे में बोला, क्या बात है? सब इंस्पेक्टर बोला, आराम से बात करो, कहां से आ रहे हो? नजीर ने बिगड़ कर कहा, आराम के बच्चे, तुम्हें अब अपने अफसर भी मशकूक लगते हैं। गाड़ी में एसपी साहब मौजूद हैं और तुम कह रहे हो कि आराम से बात करो। एसआई नजीर की बात पर बौखला गया। उसने झुककर पिछली नशिस्त का जायजा लिया। मैंने रिवॉल्वर की नाल एसपी के बड़े हुए पेट में मजीद अड़ा दी। एसआई बोला, सॉरी सर, वो अभी वायरलेस पर इत्तला मिली है कि एक सफेद शराट। एसपी धाड़ा, शट, यही कारकर्दगी है तुम लोगों की। क्या नाम है तुम्हारा? एसआई जल्दी से बोला, इकबाल चीमा सर। सब इंस्पेक्टर इकबाल चीमा। एसपी बोला, चीमा साहब, आप कल मुझसे मेरे ऑफिस में मिलिए। फिर वो नजीर से मुखातिब हुआ, चलो ड्राइवर। नजीर ने एकदम गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने सुकून का सांस लिया। एसपी तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा बुज़दिल साबित हुआ था, या फिर शायद उसे अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार था। मेरी हमदर्दियां हासिल करने के लिए उसने अपने एक मातहत को बुरी तरह झिड़क दिया था। अगर वो जरा भी हिम्मत से काम लेता तो बाजी पलट सकती थी। मैंने सोचा कि उससे कुछ भी उगलवाना बहुत आसान साबित होगा। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। मैंने एसपी की आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बांधी थी कि इस तरह एक तो हम लोग मशकूक हो जाते, फिर ये कि मैं उसे जिंदा छोड़ने के मूड में भी नहीं था। जब वो एसपी बात कर रहा था तो शाजिया ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था और मैंने भी चेहरे पर यूं हाथ रख लिया था जैसे मेरे दांत में दर्द है। वैसे भी उसने हमारे हुलियों पर कब ध्यान दिया होगा। मैंने अंदर पहुंचकर एसपी को गिरबान से पकड़कर बेदर्दी से बाहर घसीट लिया। वो इस सुलूक के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए पुख्ता फर्श पर घुटनों के बल गिरा और कराह कर उठ बैठा। उसके घुटनों में शदीद खराशियां आई थी। मैं उसे खींचता हुआ अंदर की तरफ ले चला। पीछे से शाजिया ने उसकी कमर पर जोरदार लात मारी तो वो खुद ही कमरे में जा गिरा। नजीर मेन गेट लॉक करने चला गया था।
एसपी बोला, तुम लोग आखिर हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? उसके लहजे में तंतने की बजाय बेचारगी थी। मैंने पहले उसकी अच्छी तरह तलाशी ली, मगर उसके पास सिवाय सर्विस रिवॉल्वर के और कुछ भी नहीं था। अलबत्ता नकदी की सूरत में उसकी जेब से तकरीबन 20,000 रुपए बरामद हुए। मैंने शाजिया को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और उससे कहा कि अपने कपड़े उतार दो। उसके अंदर का एसपी एक मर्तबा फिर बेदार हो गया। वो बोला, देखो, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, कपड़े उतारो, थाने में तो तुम लोग हमारे साथ इससे भी बदतर सलूक करते हो। उसने खामोशी से अपनी वर्दी उतार दी। अब वो सिर्फ अंडरवेयर और बनियान में था। मैंने उसकी बनियान पर हाथ डाला और वो भी फाड़ कर उतार दी। अब वो मेरे सामने सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा था। दिल तो चाह रहा था कि वो भी उतरवा दूं, मगर मुझे शाजिया का ख्याल था, वो किसी भी वक्त कमरे में आ सकती थी। एसपी का चेहरा जिल्लत और तौहीन के एहसास से सुर्ख हो रहा था। उसने मुझ पर एक नफरत भरी नजर डाली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसका फूला हुआ पेट और बदन का लटका हुआ गोश्त बहुत करीहुल मंजर था। मैंने अपनी पिंडली में बंधे हुए खंजरों में से बारीक फल वाला तेज धार खंजर निकाला तो उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। मैंने पूछा, दिलावर के अड्डे पर छापा तुमने मारा था? कोई भी जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि वो झूठ ना हो, वरना खामखा मुझे तुम्हारे साथ वो सलूक करना पड़ेगा जो तुम लोग थाने में हमारे साथ करते हो। और ये तक उगलवा लेते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी मैंने फेंका था। हाँ, अब बोलो, दिलावर के अड्डे पर छापा तुमने मारा था? वो भर्राई हुई आवाज में बोला, वहां मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 इंस्पेक्टर और 2 थानों की नफरी थी। मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर खंजर की नोक से यूं लकीर खींच दी जैसे शरारती बच्चे चौक या कोयले से सरेराह किसी दीवार पर खींच देते हैं। उसके शाने पर पहले एक सुर्ख लकीर नमूदार हुई, फिर उससे खून रिसने लगा। मैंने कहा, मैंने जितना सवाल किया है मुझे उतना ही जवाब दो। क्या दिलावर के अड्डे पर छापा तुमने मारा था? मैंने दोबारा एक एक लफ्ज पर जोर दिया। एसपी कराह कर बोला, हाँ, मैंने वहां छापा मारा था। मैंने दूसरा सवाल किया, वहां से तुम लोगों ने किसी गैर मुल्की लड़की को भी गिरफ्तार किया था? मेरे सवाल पर वो बुरी तरह चौंक उठा और संभल कर बोला, गैर मुल्की लड़की? वहां तो कोई गैर मुल्की लड़की नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर उसके दूसरे शाने पर खंजर से ज्यादा गहरी और लंबी लकीर खींच दी, फिर उसकी पीठ पर भी फुर्ती से लकीर खींच दी और खंजर की नोक उसके फूले हुए पेट पर रख दी। वो बुरी तरह बिलबिला कर बोला, देखो, मेरे साथ इतनी ज्यादती मत करो। मैंने उसके सीने से पेट तक एक लकीर खींच दी, फिर कहा, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। वो बोला, मैंने बताया ना कि वहां कोई गैर मुल्की लड़की नहीं थी। वहां तो हमने कामरान की तलाश में छापा मारा था और वो फरार होने में कामयाब हो गया। मेरे ख्याल में तुम ही कामरान हो। मैंने कहा, अपना ख्याल छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने वहां से किसी गैर मुल्की लड़की को गिरफ्तार किया था? ये कहकर मैंने उसका एक कान पकड़ लिया, फिर कहा, अगर अब भी तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं तुम्हारा कान काट दूंगा, जैसे कसाब बकरी के कान काटता है। वो बोला, हाँ, मैंने वहां से एक गैर मुल्की लड़की को गिरफ्तार किया था। शायद वो अंग्रेज या फ्रेंच थी। उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा, तुम इस बात को जाने दो कि उसका ताल्लुक किस मुल्क से है। उसका हुलिया बताओ और ये भी बताओ कि उसने गिरफ्तारी के वक्त कैसा लिबास पहन रखा था। जवाब में उसने जो हुलिया बताया वो ग्लोरिया का ही था। मैं सिर्फ तस्दीक करना चाहता था कि उसने ग्लोरिया को गिरफ्तार किया है। मजीद तस्दीक उसके लिबास से हो गई। एसपी ने बताया कि उस लड़की ने बलोची लिबास पहन रखा था। दिलावर ने भी यही कहा था कि ग्लोरिया को बलोची लिबास पहनाकर अपने घर की खवातीन में छुपा देगा। मैंने एसपी की आंखों में घूरते हुए पूछा, वो लड़की अब कहाँ है? एसपी ने कहा, वो लड़की उन दोनों थानों में से किसी की हवालात में होगी जिनकी नफरी के साथ मैंने वहां छापा मारा था, या फिर उन लोगों ने उसे जेल भेज दिया होगा क्योंकि खवातीन को ज्यादा देर हवालात में नहीं रखा जा सकता। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें सच बोलने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। फैसला कर लो कि सच बोलोगे या अपना कान गंवाओगे। आखिर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। आखिर पुलिस की हिरासत में भी तो मुल्जिमान हलाक होते रहते हैं। मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराता हूँ, वो लड़की अब कहाँ है? एसपी बोला, मैंने बताया ना कि वो। मैंने उसका कान पकड़कर सफाई से उसकी जड़ पर खंजर फेर दिया। उसका कान कट कर यूं मेरे हाथ में आ गया जैसे वो किसी सोल्यूशन से चिपका हुआ हो। एसपी की चीख दिलखराश थी। मैंने उसका दूसरा कान पकड़ा तो उसने मज़ाहमत की और मेरे पेट में जोरदार लात रसीद कर दी। मैं इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, नजीर, इस हरामजादे को रस्सी से अच्छी तरह बांध दो। नजीर रस्सी की तलाश में कमरे से निकल गया। एसपी अपने कटे हुए कान पर हाथ रखे बुरी तरह कराह रहा था। मैंने भिन्ना कर उसके चेहरे पर लगातार 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए।
اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ اس کے کان، جسم اور چہرے سے خون کے قطرے پیروں سے ہوتے ہوئے قالین میں جذب ہونے لگے۔ میں نے بھنا کر کہا، باندھ دو اس مردود کو اور دوسرے کمرے میں لے چلو۔ یہاں کارپیٹ کا تو بالکل ستیہ ناس ہو جائے گا اس کے ناپاک اور گندے خون سے۔ شازیہ سے کہو کہ یہ دھبے فوری طور پر صاف کر دے۔ نذیر اسے دھکیلتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ شازیہ شاید کہیں قریب ہی موجود تھی۔ ان دونوں کے نکلتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اور کپڑا گیلا کر کے خون آلود حصے کو صاف کرنے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی، یہ ویسے پیٹرول سے صاف ہوں گے۔ پھر آہستہ سے بولی، غصے میں تو تمہاری شخصیت ہی بدل جاتی ہے، اتنی سفاکی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس وجیح اور باوقار چہرے کے پیچھے ایک سفاک آدمی کا چہرہ پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا، میں تو پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور اب بھی تمہیں یہی سمجھاؤں گا کہ میں انتہائی برا آدمی ہوں۔ میں ایک ایسی کشتی کا مسافر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اچانک وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی اور سہمے ہوئے انداز میں بوکھلا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ تم نے واقعی اس کا کان کاٹ دیا؟ میری نظر ایس پی کے کٹے ہوئے کان پر پڑی جو میں نے کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا تھا، مگر اس کا گندا خون ابھی تک میری انگلیوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، میں بھی اس کا دوسرا کان بھی کاٹوں گا، پھر ناک اور جسم کے دوسرے حصے ایک ایک کر کے علیحدہ کروں گا۔ شازیہ بولی، تم اپنی باتوں اور شکل سے تو اتنے شفاف نہیں لگتے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، شکلیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں شازیہ بی بی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اور راہ کا مسافر ہوں، میرا ساتھ چھوڑ دو ورنہ قدم قدم پر ایسے ہی واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شازیہ نے کہا، خیر، وہ ہے بھی اسی قابل۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ایک ظالم اور رشوت خور پولیس افسر ہے اور لوگوں کے ساتھ تھانے میں اس سے بھی برا سلوک کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہوں گی تو ایسے واقعات کی عادی ہو جاؤں گی۔ میں نے حیرت سے پل پل رنگ بدلتی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بیک وقت مجھ سے نفرت کا اظہار بھی کر رہی تھی اور مجھ سے ہمدردی بھی۔ میں نے ہنس کر کہا، میں تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو اور ایسے واقعات کی عادی ہو جاؤ۔ وہ بولی، میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کامران صاحب۔ اس نے پھر پرانی راگنی چھیڑ دی، بولی، تم جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہوں گے۔ تم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، ہاں، میں ناانصافی نہیں کرتا۔ میں خود ہی مجرم کو پکڑتا ہوں، خود ہی اس پر فرد جرم عائد کرتا ہوں اور پھر خود ہی اس پر عمل درآمد بھی کرتا ہوں۔ میری ذاتی عدالت سے کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملتی۔ اگر مجھے کسی کی بے گناہی کا 1% بھی یقین ہو تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ بولی، بس میں بھی جانتی ہوں۔ اس بات پر تو مجھے تم سے اتفاق ہے کہ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ نذیر وہاں آ گیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس مردود کو ایسے باندھا ہے کہ اب ہل بھی نہیں سکتا۔ شازیہ نے کراہت آمیز انداز میں کہا، یہ کان تو اٹھا کر باہر پھینکیں۔ میں نے نذیر سے کہا، اس کان کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس ایس پی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی لاش کے ساتھ یہ کٹا ہوا کان بھی وہیں پھینک دیا جائے گا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچا جہاں ایس پی بندھا کھڑا تھا۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نذیر نے شاید سیڑھی یا کسی اور ذریعے سے رسی پنکھے کے ہک سے باندھ کر نیچے لٹکائی تھی اور ایس پی کو یوں جکڑ دیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ افقی انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ نذیر نے اس کے دونوں ہاتھ دونوں طرف کی کھڑکی کی گرل سے باندھ رکھے تھے۔ چھت سے جو رسی لٹک رہی تھی وہ اس کی بغلوں میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھنا چاہتا تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، پیر بھی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایس پی یوں سہم گیا جیسے گائے چھری بردار کو دیکھ کر سہم جاتی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ہاں، اب کچھ مزاج ٹھکانے آئے یا نہیں؟ وہ بولا، بس کان میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھے فرسٹ ایڈ تو دے دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے کہا، تم بولنا شروع کرو، فرسٹ ایڈ بھی مل جائے گی، بلکہ میں خود تمہیں ہسپتال چھوڑ کر آؤں گا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ مارنا ہوتا تو وہیں مار دیتا جہاں سے تمہیں پکڑا تھا۔ میرے الفاظ سے اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، شاید اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، اب بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو میں نے ایک ایس ایچ او کے حوالے کر دیا تھا، اب وہی بتا سکے گا کہ لڑکی کہاں ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، رسی جل گئی مگر ابھی تک بل نہیں گیا۔ ابھی تم نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا اور پھر جھوٹ بولنے لگے۔ میں نے بپھر کر اس کا دوسرا کان بھی پکڑ لیا۔ وہ چیخا نہیں، میں نے اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر دوسرا کان بھی جڑ سے کاٹ دیا۔ وہ اذیتناک انداز میں چیخا اور پھر بری طرح سر جھٹکنے لگا۔ نذیر نے اسے یوں باندھ رکھا تھا کہ اس کے لیے تڑپنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، اب بھی نہ بتایا تو میں تمہاری ناک کاٹوں گا، پھر تمہیں لاکھوں روپے پلاسٹک سرجری پر خرچ کرنا پڑیں گے۔ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔
मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें पानी, जूस, कॉफी सब कुछ मिलेगा, मगर बाद में, फिलहाल तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो बोला, वो उसने कहा, वो लड़की, हाँ क्या नाम है उसका, ग्लोरिया। दूसरा कान कटने पर उसे ग्लोरिया का नाम भी याद आ गया। फिर बोला, हाँ, ग्लोरिया को मैंने दिलावर के अड्डे से गिरफ्तार किया था। फिर वो कहते कहते रुक गया। मैंने पूछा, हाँ फिर क्या हुआ? वो बोला, फिर अमेरिकन, हाँ वो कोई अमेरिकन ही था। तकलीफ की शिद्दत से वो बेरब्त जुमले बोल रहा था। उसने कहा, वो अमेरिकन मेरे पास आया था और कहा था कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने पूछा, किस कानून के तहत? क्या तुम हर आदमी का ये मुतालबा पूरा करते हो कि फला मुल्जिम को जो तुमने गिरफ्तार किया है उसे उसके हवाले कर दो? उसने थके हुए अंदाज में कहा। उसने खुद को अमेरिकन CIA का एक जिम्मेदार अफसर जाहिर किया था। मैं भी धोखा खा गया और ग्लोरिया को उसके हवाले कर दिया। मैंने सफाक लहजे में कहा, लगता है तुम्हें अपनी नाक भी अजीज नहीं है। मैंने कहा है कि मुझे सब सच सच बताओ। अगर वो अमेरिका की CIA का आदमी था भी तो उसे ये हक किसने दिया कि वो किसी मुल्जिम को तुम्हारी तहवील से निकाल कर ले जाए? तुम कोई रंगरूट नहीं बल्कि पुलिस के एक जिम्मेदार, बल्कि घाघ अफसर हो। तुम इतने भोले बन गए कि कानून की परवाह किए बगैर तुमने ग्लोरिया को उसके हवाले कर दिया। उसने कराह कर कहा, जो हकीकत थी मैंने तुम्हें वो बता दी। मैंने आगे बढ़कर उसकी नाक पकड़ी और खंजर वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो चीख कर बोला, तुम क्या मेरे पूरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दोगे? मैंने कहा, हाँ, अगर तुमने सच न बोला तो नाक के बाद तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां काटूंगा। फिर पैरों की बारी आएगी। फिर दोनों हाथ बाजुओं से उखाड़ कर शहर में कहीं कूड़े के ढेर पर फिकवा दूंगा। अब तक रिश्वत खाई है, बकिया जिंदगी भीख मांग कर गुजारना। यूं भी बगैर हाथ पैरों के आदमी पर लोग तरस खाते हैं। फिर मैंने उसकी नाक मजबूती से पकड़ी और उसे काटने ही वाला था कि वो मिनमिनाया, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, मगर उसके बाद वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, और अगर तुमने जबान न खोली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये वादा करता हूँ कि इस किस्से में तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। तुम साफ इनकार कर देना कि कामरान को ये इत्तला किसी और के तवस्सुत से मिली है। वो बोला, मैं तुम्हारे वादे पर यकीन करने पर मजबूर हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुंह से फूटो कि ग्लोरिया कहाँ है? उसने गोया धमाका कर दिया। बोला, ग्लोरिया इस वक्त शादानी साहब के बंगले में है। शादानी साहब मशहूर सियासतदान थे। उन दिनों अबूरी हुकूमत में वजीर मुमलिकत भी थे। वो खासे नेक नाम आदमी थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस किस्म की हरकत भी कर सकते हैं। हैरत के शदीद झटके से संभलने के बाद मैंने कहा, मुझे तफसील से सब कुछ बताओ। वो बोला, मैंने ग्लोरिया को गिरफ्तार किया तो शादानी साहब ने मुझे ऑफिस में फोन किया कि जो अमेरिकन लड़की तुमने गिरफ्तार की है उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसी के एक हमवतन को भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि वो तो खिलाफ कानून है सर। जवाब में उन्होंने मुझे गाली दी और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे एक आला अफसर का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अभी गिरफ्तार शुदगान का पर्चा नहीं काटोगे। अपनी रिपोर्ट में उस अमेरिकन लड़की का तस्करा गोल कर दो। मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। वो आधे घंटे की बजाय 1 घंटे में आए। उनके साथ प्रोफेसर टाइप एक अमेरिकन भी था। उन्होंने कहा कि लड़की को इस अमेरिकन के हवाले कर दो। अमेरिकन ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारी हक तलफी भी नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी तरफ से ये कबूल करूं। ये कहकर उसने अपना ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दिया। वो अमेरिकन डॉलर से भरा हुआ था।